आपने हवस ये शब्द सुना होगा और ये हवस शब्द भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है, ना ये संस्कृत शब्द है ना ये हिंदी शब्द है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हवस का पुजारी। तो आपने कभी सुना है हवस का मौलाना? नहीं। हवस का पादरी? तब महिलाएं महिलाओं से ही संबंधित होने वाली गालियों को दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये बिना समझे समझे कि वो हम किसको रेखांकित कर रहे हैं। अगर हम किसी महिला सूचक गाली दे रहे हैं तो किसी महिला को ही बता रहे हैं, और महिलाएं ही उस गाली को दे रही हैं, लड़कियां दे रही हैं, युवतियां दे रही हैं। यौन संबंधों की स्वीकार्यता पर खुलकर इस तरीके से ऐसे बातचीत हो रही है और उसके लिए भाषा का विकृत स्वरूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। रचनात्मक कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग फिल्मों के माध्यम से हो रहा है। एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किस तरीके से धर्म और संस्कृति को फिल्मों के माध्यम से और अपने रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग मैं कहूँगा इसको। मैंने आज तक मेरे जीवन काल में मुझे ऐसी कोई मूवी याद नहीं है जिसमें किसी पादरी को, जिसमें किसी मौलवी को दिखाया गया हो कि वो उसके पास किसी काम के लिए आई हुई युवती के साथ है दुराचार कर रहे हो। 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव आया, पाकिस्तान दुबई से अंडरवर्ल्ड के लोगों का पैसा आना चालू हुआ। उन लोगों ने इसी चीज़ों को प्रमोट करना चालू किया। जो आतंकवादी हैं यहाँ से बम विस्फोट करके गए हैं उनकी महिमा मंडन करके मूवी बना रहे हैं। और अपनी रचनात्मकता का परिचय अगर आप इसी माध्यम से देना चाहते हैं, धर्म और संस्कृति का देश विरोधी भावनाओं को आप जागृत करके एक तरीके से, तो मैं इसको रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरह के किसी भी आज़ादी का मैं समर्थन नहीं करता। पहले के जो लेखक थे, फिल्मों के पटकथा लेखक थे, वो भाषाविद थे, साहित्यकार थे, समाज से जुड़े हुए थे, समाज की मौलिक समस्याओं को वो लेकर आते थे। तो पहले गाने के माध्यम से फिल्म के सारे भाव बता दिए जाते थे, लेकिन अब उस पर बीट्स का असर ज़्यादा बढ़ गया है, शब्दों की रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है। ऐसा लगता है कि शब्द भंडार की कमी हो गई है हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, अच्छे लेखक नहीं मिल रहे हैं। वो मुझे लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर OTT एक नया प्लेटफॉर्म था, उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं थे, तो काफ़ी ऐसे कंटेंट आ गए जो भाषा के मामले में हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बॉलीवुड आजकल काफ़ी चर्चे में है, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही है और कहीं ना कहीं ये पुराने पाप का नतीजा बॉलीवुड को भुगतना पड़ रहा है। और इसमें जो कड़ी हम लोग जोड़ने वाले हैं, जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आखिरकार बॉलीवुड ने हमारे संस्कृति का कैसे नाश किया है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो बिगाड़ देखने को मिलता है उसमें बॉलीवुड का कितना योगदान है, बॉलीवुड की फिल्में इतने फ्लॉप क्यों हो रही है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार सर हैं। लंबा परिचय है इनका, खेल से भी जुड़े हैं, पत्रकारिता के जो छात्र हैं उनको पढ़ाते हैं, हम लोग को भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा पटना में अगर आप हैं, सक्रिय हैं, तो सामाजिक स्तर पर भी इनको सक्रिय देखते होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में फोटोग्राफी से भी जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि लंबा परिचय है, लेकिन फिलहाल हम लोग आज बॉलीवुड पे चर्चा करेंगे, इसलिए वो उसी का परिचय हमने दिया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल जो होगा ये होगा कि बॉलीवुड का कहीं ना कहीं एक योगदान अच्छा भी रहा है, चूँकि सिनेमा समाज के लिए अच्छा है, लेकिन इसने संस्कृति का भी नाश किया, भारतीय सभ्यता संस्कृति का। तो अगर देखा जाए कि व्यापक पैमाने पर बॉलीवुड ने किस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाश किया है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो गलत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसमें उसका कितना योगदान मानते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर हम शुरुआती दौर में देखें 50-60 के दशक का जो बॉलीवुड था हमारा, वो आपने जैसा कि मेंशन किया कि इसने कुछ सकारात्मक चीज़ें भी दी हैं। जैसे उस समय समाज में जो बुराइयां थी, जैसे छुआछूत, विधवा विवाह या स्त्री के पढ़ाई को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर, उनसे संबंधित जन जागृति वाली काफ़ी सिनेमा बनी उस समय, और उसका काफ़ी व्यापक असर भी समाज के ऊपर पड़ा। लेकिन हमारा ये मानना है, अगर हम इसका विश्लेषण इस दृष्टिकोण से करें कि हमारी संस्कृति पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, और आज जिसको हम लोग वल्गैरिटी, अश्लीलता, इसके संदर्भ में सोचते हैं, तो इसको हम ये समझेंगे कि एक तरीके से विश्व व्यवस्था जो है सूचना का प्रवाह का, उसमें एक असंतुलन है। और मुझे लगता है कि 90 के दशक में जो भौगोलिकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के वजह से भारत ने जो अपनी मार्केट को खोली दुनिया के लिए, उससे ये हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर भी अछूता नहीं रहा। और अगर आप ध्यान देंगे कि 90 के दशक में हमारे यहाँ एक से एक विश्व सुंदरियाँ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में लोग पार्टिसिपेट करने वाले आए।
तो ये अचानक ऐसा नहीं था कि भारत में अचानक से ये लोग उसी समय सुंदरता के पैमाने पर खड़े होने स्टार्ट हुए थे। रीता फाड़िया 1960 के दशक से सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी और फिल्मों से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन 90 का दशक एक ऐसा दौर था जहां हमारा एक मध्यम वर्ग था जो कुछ अभिनव प्रयोग करना चाहता था। हमारे पास संसाधन सीमित थे क्योंकि जो संचार के केंद्र थे, जो संस्कृति के वाहक थे, उनका केंद्र हमारे देश से बाहर थे। तो कंटेंट पर उनका प्रभाव था और उस कंटेंट की वजह से हमारे कलाकारों की वेशभूषा पर असर पड़ा। लोग यहाँ उनको फॉलो करते हैं। आप देखते हैं चाहे साउथ हो, चाहे वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, सब जगह जो है लोग अपने हीरो को, एक्ट्रेस को देवी देवताओं की तरह यहाँ लोग पूजते हैं, तो लोग उनको फॉलो भी करते हैं। जाहिर है उसका वस्त्र संस्कृति पर भी, मान्यताओं पर भी और जीवन शैली पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो आज हम जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जिसको अश्लीलता और वल्गैरिटी में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी 90 के दशक का प्रभाव है भूमंडलीकरण का। अच्छा, देखा जाए आपने वस्त्र पे बता दिया, अश्लीलता पे बताया, कहीं ना कहीं इसने हमारे भाषा को भी बिगाड़ा है। और आजकल तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो वेब सीरीज़ या फिल्में आ रही है, उसका तो और बेकार असर कहीं ना कहीं हमारे समाज पे पड़ रहा है। तो भारतीय जो भाषा है कहीं ना कहीं अपने मधुरता के लिए, अपने सौम्यता के लिए जानी जाती है, और अब ये क्या छवि बना रहे हैं भारत का? भाषा के स्तर पर अगर हम लोग बातचीत करें, मुझे लगता है कि पहले के जो लेखक थे, फिल्मों के पटकथा लेखक थे, वो भाषाविद थे, साहित्यकार थे, समाज से जुड़े हुए थे, समाज की मौलिक समस्याओं को वो लेकर आते थे। हम, मुझे लगता है कि आंचलिक भाषा का भी जो प्रभाव था वो सकारात्मक रूप से ही हम उसको लेंगे, क्योंकि उसने समृद्ध ही किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। लेकिन फिर मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ना चालू हुआ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा खास करके, हम तो उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं मोटे तौर पर, तो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव बहुत कम होने लगा धीरे धीरे। आंचलिकता का जो मधुरता थी, जो भाषा पर, हिंदी भाषा को जो समृद्ध कर रही थी, उसका प्रभाव कम होने लगा। उसके जगह इंग्लिश भाषा जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसके बाद SMS वाले जैसे लैंग्वेज भी आने लग गए। गाने में अगर आप बोल के अर्थ में आप देखेंगे तो पहले गाने के माध्यम से फिल्म के सारे भाव बता दिए जाते थे, लेकिन अब उस पर बीट्स का असर ज़्यादा बढ़ गया है, शब्दों की रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है। ऐसा लगता है कि शब्द भंडार की कमी हो गई है हमारे फिल्म इंडस्ट्री को। अच्छे लेखक नहीं मिल रहे हैं। एक दो लेखकों को आज के डेट के लोगों को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि हम निराशी होंगे इस मामले में कि किस तरीके से फिल्मों में जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और OTT आने से तो जो भी एक थोड़ी बहुत सेंसरशिप को मैं यहाँ आपको रोक के माध्यम के रूप में नहीं कह रहा, सेंसरशिप को मैं एक सोशल ऑब्लिगेशन के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अगर कुछ बुराइयाँ थी तो उसको हम एक चेक एंड बैलेंस वाली थ्योरी पर इस्तेमाल करते थे। वो मुझे लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर OTT एक नया प्लेटफॉर्म था, उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं थे, तो काफ़ी ऐसे कंटेंट आ गए जो भाषा के मामले में हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, लोगों को दिखा नहीं सकते, लेकिन हाथों हाथ मोबाइल आने की वजह से एकांतता आपके पास ज़्यादा आ गई है और आप उस प्लेटफॉर्म को उसको देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं आप मनोरंजक रूप से। अब तो एक्सेप्टेंस के रूप में आ रहा है कि ये चलता है। जब आप लड़कियों के मुंह से कुछ ऐसे जात, मैं तो कहूँगा कि लिंग सूचक, जिससे स्त्री विमर्श जो हम लोग करते हैं उसके अंतर्गत महिलाएं महिलाओं से ही संबंधित होने वाली गालियों को दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये बिना समझे कि वो हम किसको रेखांकित कर रहे हैं। अगर हम किसी महिला सूचक गाली दे रहे हैं तो किसी महिला को ही बता रहे हैं, और महिलाएं ही उस गाली को दे रही हैं, लड़कियां दे रही हैं, युवतियां दे रही हैं। यौन संबंधों की स्वीकार्यता पर खुलकर इस तरीके से ऐसे बातचीत हो रही है और उसके लिए भाषा का विकृत स्वरूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निर्बाध रूप से जो कुछ हमारा स्वतंत्र कुछ दिनों तक बिना किसी गाइडलाइन का जो चला OTT, वो संक्रमण काल था और उसने बहुत हद तक विनाश कर दिया। रचनात्मक कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग फिल्मों के माध्यम से हो रहा है संस्कृति को बिगाड़ने में, या यूँ कहें कि एक विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है बॉलीवुड के माध्यम से, OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। इसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि खास देश का विचारधारा, खास समाज का विचारधारा प्रमोट किया जा रहा है। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो इस चीज़ को नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 70 का दशक जो हमारा बॉलीवुड का था, कहीं ना कहीं उस समय के जो पटकथा लेखक थे उनकी सिनेमाएं चली भी,
लोगों ने उनके कहानियों से लोग सुपरस्टार तक बने। लेकिन मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किस तरीके से धर्म और संस्कृति को फिल्मों के माध्यम से और अपने रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग मैं कहूँगा इसको, क्योंकि एक पक्षीय ये है। आपने हवस ये शब्द सुना होगा, और ये हवस शब्द भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है, ना ये संस्कृत शब्द है ना ये हिंदी शब्द है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हवस का पुजारी। तो आपने कभी सुना है हवस का मौलाना? नहीं। हवस का पादरी? अगर तुकबंदी के अर्थ पर भी आप अगर देखना चाहें, आपने फिल्मों में दिखाना चालू कर दिया एक तरीके से, इक्का दुक्का घटना समाज में कहाँ नहीं होता होगा, लेकिन आपने एक रेखांकित करना चालू कर दिया है कि एक मंदिर का मठाधीश जो है वो तस्कर है सिनेमा में, मंदिर का पुजारी जो है वो महिलाओं को लोगों के सामने परोस रहा है, उसके महिला की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की रचनात्मकता पर आपने तो दुरुपयोग ही किया। आपने धर्म और संस्कृति के ऊपर एक आक्षेप दिखाया। आपकी हिम्मत नहीं थी। मैंने आज तक मेरे जीवन काल में मुझे ऐसी कोई मूवी याद नहीं है जिसमें किसी पादरी को, जिसमें किसी मौलवी को दिखाया गया हो कि वो उसके पास किसी काम के लिए आई हुई युवती के साथ है दुराचार कर रहे हों। तो ये सारी शब्द, तो ये 70 के दशक से ये प्रयोग चल रहा है। 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव आया, पाकिस्तान दुबई से अंडरवर्ल्ड के लोगों का पैसा आना चालू हुआ, उन लोगों ने इसी चीज़ों को प्रमोट करना चालू किया। आज कहीं ना कहीं ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं गैंगस्टर वाली मूवियाँ ग्लोरीफाई करने वाली, आप तस्करों को देश में जो आतंकवादी हैं यहाँ से बम विस्फोट करके गए हैं उनकी महिमा मंडन करके मूवी बना रहे हैं। और अपनी रचनात्मकता का परिचय अगर आप इसी माध्यम से देना चाहते हैं, धर्म और संस्कृति का देश विरोधी भावनाओं को आप जागृत करके एक तरीके से, तो मैं इसको रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरह के किसी भी आज़ादी का मैं समर्थन नहीं करता। आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें सीधे तौर पर हिंदू समाज के आस्था को कहीं ना कहीं गलत सेंस में दिखाया गया, भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया। उसके अलावा ये बातें, ये तथ्य रखा गया कि शिवलिंग पे जो आप दूध चढ़ाते हैं उसके बदले किसी निर्धन को आप खिला पिला दीजिए, तमाम तरह के। लेकिन और धर्मों पे इस पर वार नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं किसी भी धर्म के खिलाफ फिल्म के माध्यम से दिखाना ये कहीं सही लगता है आपको? चूँकि किसी भी आस्था का मजाक उड़ाना, आस्था के खिलाफ चीज़ों को दिखाना, क्या ये फिल्म का काम है? मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ। खास करके आपने पीके मूवी का नाम लिया, आमिर खान का नाम लिया। व्यक्तिगत रूप से आमिर खान की कई मूवियाँ हम लोगों ने देखी हैं, पसंद भी की है। युवाओं के बीच में उनकी काफ़ी, हम तो ये मानते हैं सामाजिक संदेश देने वाली एक तरीके से मूवी है। लेकिन आमिर खान ने सत्यमेव जैसा कार्यक्रम भी चलाया था और उसके अंतर्गत वो देश की समस्याओं को रखते भी थे। लेकिन उन्होंने कभी मेरा उनसे एक बात का मतभेद है कि एक पक्षीय धारणा उनके अंदर मैंने देखा कि वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अगर एक पक्ष की धर्म के अंतर्गत मान लीजिए कोई अगर किसी तरह का एक ऐसी सामाजिक बुराई के रूप में हम ले लेते हैं, तो क्या दूसरे धर्म के अंतर्गत वो नहीं है? क्या बैलेंस्ड, उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि मेरा सनातन धर्म इतना महान है कि किसी एक व्यक्ति के आक्षेप से हमारे सनातन धर्म का नुकसान नहीं हो सकता। और ये ज़्यादा, ये तो हमारी सहिष्णुता वाली संस्कृति है। सनातन है तो मुझे लगता है कि और संस्कृतियों का यहाँ पर उसी वजह से भारत में पालन पोषण भी अच्छा हो रहा है और उनकी सभ्यता का प्रचार भी हो रहा है। लेकिन फिल्मकार की एक सामाजिक दायित्व बन जाता है उनके प्रति। उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, खास करके आप किसी एक दूसरे धर्म विशेष से होकर, भारतीय नागरिक होने के चलते आप उठा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका एक धर्म भी, एक व्यक्तिगत धर्म भी है, तो आप अपने मतात को रखते हुए दूसरे किसी धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन चीज़ों को दिखाया गया है कि पीके मूवी में लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे, उसके बावजूद मैंने देखा कि यहाँ का भारतीय समाज इतना सहिष्णु है कि वो सड़कों पर उतर कर उसने दंगे नहीं किए, फसाद नहीं किए, उसने किसी के गर्दन काटने की धमकी नहीं दी। आज हम अगर किसी तरीके से देख रहे हैं आमिर खान की किसी मूवी को लेकर कि लोग बाइकॉट का ट्रेंड चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, मुझे ये आज भी लगता है कि हमारा भारतीय दर्शक इस मामले में इतना सहिष्णु है। बाइकॉट जैसे शब्द के माध्यम से वो नहीं चलता, वो जागृत जरूर हो चुका है लेकिन कंटेंट पे ही चलता है। पहले और आज के मुकाबले एक फ़र्क ये है कि आज हमारी जो जनता है, देखने वाले दर्शक है,
आज वो ही क्रिएटर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है। जी। आज वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। उस समय वो सुप्त था, उसके पास माध्यम नहीं था। आज वो जागृत है और उसके पास आज माध्यम है। कंटेंट को आज भी वो उसी तरीके से देखेगा, बेहतर होगा, उसका स्वागत करेंगे। जी। लेकिन मेरा एक चीज़ ये मतलब बड़े से फिल्मी सितारों से निवेदन है खास करके कि अब जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाथों हाथ मोबाइल है, लोग जान रहे हैं, तो लोग अपने प्रति भी जागरूक है, अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक है। तो लोग आपसे भी अब आशा करेंगे कि अब आपका जो भी ऐसा कंटेंट होगा वो चेक एंड बैलेंस थ्योरी पर चलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि फिल्में कंटेंट पे चलेगी, स्टोरी पे चलेगी, विचारधारा पे नहीं चलेगा, किसी देश को प्रमोट करने पे नहीं चलेगा, आतंकवाद को प्रमोट करने पे नहीं चलेगा। एकदम आमिर खान के पहले भी एक दो मूवी आ चुकी है, खास करके मैं जिसमें वो एक तरीके से वो दिखाते हैं कि एक आतंकवादी हैं फिल्म में, और दिल्ली में आते हैं, उनको यहाँ प्रेम भी हो जाता है और हाथों हाथ उनको स्वीकार भी किया जाता है, उनका हृदय परिवर्तन होता है ऐसा। तो एक तरीके से आतंकवादी को महिमा मंडन करने वाला काम भी उनके साथ, मैं नहीं जानता, मेरा ये विश्वास है कि आमिर खान देश विरोधी नहीं हो सकते। धरती यहीं जन्म ली है, उनको कब्र भी यहीं नसीब होगा, मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है। जैसे दिलीप कुमार को मिला, जैसे और फिल्मी सितारों को मिला, वैसे ही उनके साथ है। लेकिन वो रह के भारत के ब्रांड एम्बेसडर होकर, और जब वो ऐसे बयान देते हैं कि मेरे परिवार को यहाँ सुरक्षा महसूस हो रही है भारत में, तो ये जनता है, वो आपको हाथों हाथ अगर पूजेगी तो आपको हाथों हाथ अर्थ से फर्श पे भी लाके उतार देगी। और ये अब एक तरफा और एक पक्षीय दृष्टिकोण कभी नहीं हो सकता कि आप फिल्मों के नाम पर कुछ भी परोस देंगे, दिखा देंगे और आपकी ब्रांड वैल्यू की वजह से वो बिक जाएगी। वो समय अब गया, दर्शक कंटेंट खोज रहा है। अपने कंटेंट में वो अपनी देश के प्रति हीन भावना, अपने धर्म और संस्कृति का अपमान वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। फिल्मों के माध्यम से सर लगातार पाकिस्तान प्रेम दिखाया जा रहा है। आस्था पे तो हम लोग बात कर लिए, टर्की को प्रमोट किया जा रहा है, मुग़ल के साम्राज्य को ऐसा दिखाया जाता है जैसे भारत के लिए कितना बड़ा चीज़ हो, भारत उसके सामने कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों का जो कहीं ना कहीं पहले वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया गया, अब पाकिस्तान प्रेम, टर्की प्रेम, सऊदी प्रेम और मुग़ल प्रेम दिखाया जा रहा है। तो इसका भी तो सर खराब असर होगा। आपको नहीं लगता है कि वेस्टर्न कल्चर को भारत में घुसाने के बाद ये लोग अब एक पाकिस्तान कल्चर को घुसाने का प्रयास कर रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। एक साधारण से उदाहरण से आप ले सकते हैं कि जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा जैसे समृद्ध विश्व धरोहर को आग लगा दी, हजारों पांडुलिपियाँ, लाखों पांडुलिपियों को उसने नुकसान पहुंचा दिया, 6 महीने तक उसका अवशेष से धुआं उठता रहा, उस आक्रांता के नाम पर हम अपने शहर का नाम रखे हुए हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो दुराचारी है, बलात्कारी है, अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम खोल देता है, तो क्या वो पूजनीय हो जाएगा? उसके कर्मों पे से पाप हट जाएगा? तो आप ये बताइए, एक ऐसा राष्ट्र जो धार्मिक आधार पर हमसे अलग होकर निकला है, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत की बर्बादी है, मैं जनता के उसके विरोध के प्रति नहीं हूँ। भारत पाकिस्तान संबंधों के सामंजस्य और सौहार्द के प्रति विपरीत मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा कि जनता का इसमें कहीं दोष नहीं है, लेकिन शासनाध्यक्ष तो उसके नहीं बदलने वाले हैं। जब तक उसके विचार नहीं बदलने वाले हैं, जब तक उसकी संस्कृति नहीं बदलने वाला है, भारत के प्रति उसका दृष्टिकोण नहीं बदलने वाला है, तो एक पक्षीय भारत के प्रति से तो ताली बजेगी नहीं। और मुझे ये दुर्भाग्य इस चीज़ का लग रहा है कि जिन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, जिस औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, उसके लिए हमारे टेलीविज़न पे डिबेट हो रहा है कि नहीं उसने मंदिर कुछ बनवाए भी थे। तो फिर तो मैं वही बात कर रहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के माँ का बलात्कार कर दे और अगले दिन किसी उसकी बहन के विवाह में अगर उसको विवाह के लिए राशि प्रदान कर दे, तो वो व्यक्ति उसके लिए पूजनीय हो जाएगा। जो व्यक्ति एक बार गलत है वो जिंदगी भर गलत है। तो उन मुगल आक्रांताओं को जो देश में आए यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति का नुकसान किया, जिन्होंने यहाँ के व्यवस्था का नुकसान किया, शिक्षा पद्धति का नुकसान कर दिया, उनके नाम पर उनको प्रमोट हम कर रहे हैं। और उन वैसे राष्ट्रों को जो भारत विरोधी हैं, उनके स्थान को आप पर्यटन के क्षेत्र में प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश में, जिनका स्टैंड यूएनओ से लेकर पाकिस्तान प्रेम कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा एक ही मानना है, दुश्मन दुश्मन होता है हमेशा, दोस्त वो तभी हो सकता है जब उसका अस्तित्व
मिट जाए। जी मेरा ये मानना है दुश्मन जब तक जीवित है तब तक दुश्मन है, दुश्मन का अस्तित्व अगर समाप्त है तब वो आपका मित्र है। जी बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, हम लोग के चर्चा के विषय में भी ये था। आपके हिसाब से देखा जाए तो कुछ कारणों को अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें तो ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। कंटेंट के मामले में मैं बार बार कह रहा, कंटेंट से अगर कोई समझौता करेगा तो वो नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गया है हमारे यहाँ नवीनता नहीं आ रही है फिल्मों को बनाने को लेकर। ब्रांड वैल्यू को लोग समझते हैं कि ब्रांड अगर इस्टेब्लिश्ड हो गया तो उसकी मूवी चल ही जाएगी, चाहे उसके नाम पर हम कूड़ा क्यों ना फंसोड़ दें। अगर आप धूम 3 को देखेंगे मोटे तौर पर तो उस मूवी में कुछ था नहीं, कूड़ा था एक तरीके से, मैं उस मूवी को कूड़ा कहूँगा। लेकिन फिल्में करोड़ों रुपए का कारोबार, सैकड़ों करोड़ों में कारोबार कर गई। लेकिन अब क्या है, दर्शक के हाथ में पिक एंड चूज का अब जो है उसके पास एक क्षमता है, वो विश्लेषण कर रहा है, वो देख रहा है कि कैसे कंटेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। साउथ की मूवीज़ हिंदी में डब होकर अगर हमारे यहाँ चल पा रही हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ अगर डब होकर हमारे यहाँ चल पा रही हैं। आप इसको इस तरीके से देखें कि हॉलीवुड की मूवीज़ तो हम 90 के दशक से यहाँ डब करके देख रहे हैं और भारतीय फिल्मों के मुकाबले वो ज़्यादा कारोबार करके चल रही हैं। तो क्या वो मूवी जो है हॉलीवुड की, क्या केवल वो भारत में कारोबार कर रही है कि वर्ल्ड वाइड कारोबार कर रही है? वो वर्ल्ड वाइड अगर कारोबार कर रही है इसका मतलब वो कंटेंट के आधार पर चल रही है। क्योंकि हम सिर्फ भारत का अगर लेते तो हो सकते थे कि भारतीय दर्शकों की हम पसंद, उनकी पहचान, फिल्मों के प्रति रुचि को लेकर एक अलग धारणा भी रख सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर कोई मूवी चल रही है इसका मतलब कंटेंट सब बेहतर है। अगर साउथ की मूवी हिंदी में डब होकर और फिर अन्य दूसरी भाषाओं में डब होकर सिंगापुर में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, जर्मनी में अगर साउथ की मूवी डब होकर चल रही है, इसका मतलब अपने कंटेंट की वजह से चल रही है। तो पहला चीज़ तो मैं ये मानूंगा कि कंटेंट सबसे बेहतर है। अब आप ब्रांड वैल्यू को केवल भंजा नहीं सकते। ब्रांड वैल्यू किसी फिल्म को पुश करने के लिए हो सकता है। फिल्मों में जब तक आप नवीनता नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लाएंगे जिससे दर्शक देख देख कर बोर ना हुआ हो, उसको कुछ नया मिले, चाहे वो साइंस एंड फिक्शन की चीज़ें हो, थ्रिलर हो, चाहे वो एक्शन की मूवी हो, हर जगह, चाहे वो कॉमेडी हो, कॉमेडी में भी आपको नवीनता लानी पड़ेगी। एक दौर था गोविंदा की मूवी फिल्मों में हॉल में लगती थी जिसके ना कुछ सर होते थे ना पैर होते थे, लेकिन दर्शक देखने जाते थे क्योंकि वो उतने दूर अपने तनाव को भूलने के लिए जाते थे मोटे तौर पर। अब जो है एक ऐसा समय आया है कि दर्शक उस कॉमेडी में भी एक एलिमेंट ढूंढ रहा है कि हम क्या है। गीत के बोल अब लोग चाहते हैं कि ऐसे कि जवान पर चढ़े। 90 के बाद एक ऐसा दशक अब आ चुका है कि आप और मैं अगर बातचीत करना चाहें, जो बच्चों वाले गेम्स होते हैं अंतराक्षरी, अगर खेलने के लिए हम लोग को कह दिया जाए तो मुझे लगता है कि शब्द भंडार हमारे गीतों के मामले में, नए गीतों के मामले में तो एकदम ही कम हो रखे होंगे हमारे, क्योंकि वो याद नहीं रह पाते। हम आज भी याद कर पाते हैं तो सदाबहार गीत कहते हैं, है ना। तो कंटेंट मुझे लगता है और भाषा के स्तर पर जो विकृति आई है उसका भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। धर्म और संस्कृति के प्रति उपहास की जो भावना आई है, नई पीढ़ी को स्वच्छंदता देने के मामले में जो एक लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया गया हर तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब जो है ये जो दर्शक हैं इसको भी, इन मापदंड को भी रख रहे हैं वो। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में था, कहीं ना कहीं वास्तविकता से दूर नहीं हो रही है बॉलीवुड? चूँकि पहले के फिल्मों को देखो और अब के फिल्मों को देखें, परिवार नामक संस्था गायब है, प्यार है पर शादी नहीं है, भाई बहन नहीं है, रक्षाबंधन नहीं है, 15 अगस्त नहीं है, देशभक्ति गाने नहीं हैं, संतोषी माँ नहीं है, दुर्गा माँ नहीं है, बजरंग बली नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेडिशन था वो अब फिल्मों में नहीं दिखता है, परिवार नहीं दिखता है। इस पर क्या कहेंगे? परिवार की अवधारणा तो मुझे लगता है कि बाजारवाद की वजह से ऐसे भी हम लोग सामूहिक रूप से टूट चुके हैं। एकल परिवार की धारणा तो हमारे यहाँ ऐसे भी आ चुकी है। और मुझे लगता है कि पहले फिल्में ही थे जो इस परिवार को, संयुक्त परिवार की अवधारणा को जोड़ के भी रखती थी, कि ये दृष्टिकोण भी दिखाता था। और मुझे लगता है कि 90 के दशक के बाद बागवान एक ऐसी मूवी आई जिसमें परिवार के प्रति, जो अपने माँ बाप के प्रति जो उपेक्षा का भाव रखा गया, उसने कहीं ना कहीं युवाओं के मन को भी झकझोड़ा। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा उस समय के दौर में। लोगों को अपने माँ बाप के प्रति एक विश्वास जगा, उनके प्रति जो उन्होंने उपेक्षा का भाव रखा था उसमें प्रेम का प्रदर्शन दिखा। ये बीच में खाई आ गई थी, एक गैप आ गया था। बागवान इसलिए हिट हुई थी क्योंकि उस बीच में भी एक ऐसा समय आया था जिसमें ये इन चीज़ों का अभाव आ गया था कहीं ना कहीं। हम मनोज कुमार साहब को जानते हैं फिल्मों में, भारत कुमार, देश प्रेम की ओतप्रोत भावनाओं से ओतप्रोत फिल्में वो बनाते थे। उनका हमारे आगे आने वाले फिल्मों में जो आज के सुपरस्टार कहे जाते हैं, किंग खान, वो अपनी फिल्मों में उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनको पहचानने से इनकार किया जा रहा है।
फराह खान की एक फिल्म आई थी, आपको याद भी होगा तो उसमें मनोज कुमार जी का उपहास होता है। यहाँ स्थिति ऐसी हो आ गई थी, एक आपका अभी जो बॉलीवुड है अभी का, मेरा ये मानना है, ये नई पीढ़ी, मैंने कई बार अपने छात्रों के समक्ष भी ये बात बोली है कि करण जौहर जो ये साहब आए हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की है, मैं उसको करण जौहर यूनिवर्सिटी का नाम देता हूँ, और उसका प्रभाव जो है वो अब हमारे देश के विश्वविद्यालयों पर भी पड़ रहा है। तो अब 15 अगस्त, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब कुछ डिजिटाइज हो गया हमारे यहाँ। ये सिर्फ एक दिन का दिखाने का शो ऑफ हो गया है, मुझे लगता है। फिल्में पहले आपको माँ प्रति के जो सम्मान होता था वो आपको बता के नहीं कहती थी कि इस तरीके से आपको करना है, वो देखकर आप आत्मसात कर लेते थे, क्योंकि वो सोशल उसके एक मैसेज में इंटीग्रेटेड होता था मोटे तौर पर। आज ये एक फैशन के दौर में आ चुका है, इसको मनाना है कि हम इसको मना रहे हैं। आज मदर्स डे, फादर्स डे और वैलेंटाइन डे, प्रेम का प्रदर्शन करने का एक दिन हमने निश्चित कर दिया है, और ये फिल्मों की वजह से ही हो रहा है कि आप ये दिन मनाना आपने चालू कर दिया है। मुझे लगता है पहले की फिल्में सामाजिक रूप से ज़्यादा जागरूक करने वाली थी, बताना नहीं पड़ता था कि आपको माँ के प्रति प्रेम दिखाना है, वो आत्मसात था। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये फिल्मों के माध्यम से नहीं, वो फिल्मों के दृष्टिकोण में आत्मसात था, वो आपको दिखता था, आप उसी से सीखते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको हस्तांतरित करते थे। अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं मोटे तौर पर, और इसका हमारी संस्कृति पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और फिल्में तो नौजवानों के ऊपर प्रभाव डालती ही हैं, उसका आज ये असर ये भी दिख रहा है मोटे तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो ये गौतम सर थे, बड़े बेबाकी से और तथ्यपूर्ण बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर है पर देखिएगा, काम का वीडियो होगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।